तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे पॉलिटी का अध्ययन कर रहे हैं, जो हम रीड लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे चल रहे हैं। लेवल सेकंड में सोशल साइंस में आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, लेवल फर्स्ट का जीके इसी सोशल साइंस में हमारा कवर होता चल रहा है। दोस्तों, लेवल फर्स्ट में जो जीके दिया गया है और लेवल सेकेंड में जो सोशल साइंस सब्जेक्ट दिया गया है, दोनों का सेम ही सिलेबस है। और लेवल सेकेंड का सिलेबस जो मैंने पहले वीडियो में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में जाके आप सिलेबस देख सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग सिलेबस के टॉपिक बाय टॉपिक मैं यहाँ पे आपको क्लियर करवा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको संविधान का निर्माण, संविधान की प्रस्तावना, संविधान का विकास, फिर संविधान सभा का गठन पढ़ा दिया, फिर मौलिक अधिकार पढ़ा दिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ा दिए, उसके बाद में राष्ट्रपति कंप्लीट करवा दिया। और आज हम पढ़ते हैं संसद। हमारे सिलेबस में लिखा गया है संसद। तो संसद के दोस्तों 3 अंग होते हैं। देखो, इसे हम संघीय विधानमंडल भी बोल सकते हैं और इसे हम संसद भी बोल सकते हैं। ठीक है, संघीय विधानमंडल क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यह हमारी संघ का विधानमंडल है। जैसे हमारे राज्यों में दोस्तों विधानमंडल होता है, वैसे ही जो हमारा संघ है, संघ का मतलब है हमारा जो केंद्र है। तो केंद्र सरकार का विधानमंडल क्या है? संसद है ना। केंद्र सरकार का विधानमंडल है संसद। जैसे प्रत्येक राज्य का हर एक विधानमंडल होता है, वैसे ही हमारे केंद्र सरकार का विधानमंडल संसद है। तो हमारा संसद या फिर संघीय विधानमंडल अनुच्छेद 79 से लेकर अनुच्छेद 123 तक दिए गए हैं। इसमें से कुछ ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जो हमें याद रखने हैं। और हमारी संसद अनुच्छेद 79 में रखी गई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, यह आपको याद रखनी है कि संसद कौन से अनुच्छेद में रखी गई है, 79 में। अब दोस्तों, संसद 3 अंगों से मिलकर बनी होती है। किन से? एक तो राष्ट्रपति, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति स्वयं संसद का अंग होता है। एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा। 3 अंग हैं संसद के। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में दिया गया है, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में दी गई है और लोकसभा अनुच्छेद 81 में दी गई है दोस्तों। तो राष्ट्रपति यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 79 में कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों, आज हम राज्यसभा का डिस्कशन करेंगे, लोकसभा का डिस्कशन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ऐसे तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। राज्यसभा में जो आज हम पढ़ेंगे, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ भी चीज़ उससे बाहर नहीं जाएगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि राज्यसभा कौन से अनुच्छेद में है और लोकसभा कौन से अनुच्छेद में है। पहले राज्यसभा आएगी दोस्तों 80 में, फिर लोकसभा आएगी 81 में, और राष्ट्रपति हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 52 में है। अब है राज्यसभा। देखो दोस्तों, राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन भी बोलते हैं दोस्तों, इसे उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन बोलते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट काम लोकसभा करती है ना। और लोकसभा के प्रतिनिधि ही हमारे द्वारा निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा के प्रतिनिधियों को हम नहीं चुनते हैं, हम उनके लिए चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, हम किनको चुनते हैं? जो हमारी लोकसभा में प्रतिनिधि बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा में कौन बैठते हैं? सांसद, जो कि हम चुन के भेजते हैं, हम वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, है ना। जो भी हमारे क्षेत्र का सांसद होता है उसको हम लोग वोट देते हैं। लेकिन हमने कभी राज्यसभा के सदस्यों को वोट नहीं दिया है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा होता है। मतलब वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने जाते हैं। हम जो प्रतिनिधि हमारे विधानसभाओं में भेजते हैं, वो लोग चुनकर अपने अपने क्षेत्र से राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजते हैं, है ना। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है दोस्तों, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। द्वितीय सदन क्यों? क्योंकि प्रथम सदन लोकसभा है, क्योंकि असली काम जो काम करती है वो लोकसभा करती है। ठीक है। अब राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहते हैं। वरिष्ठ सदन क्यों दोस्तों? क्योंकि राज्यसभा में जो प्रतिनिधि आते हैं वो मोस्टली राजनीतिक क्षेत्र से कम होते हैं। क्योंकि होता ऐसे है कि हमारे देश के जो भी वरिष्ठ नागरिक वगैरह होते हैं, जो भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि प्राप्त नागरिक है, राज्यसभा में ज़्यादा से ज़्यादा उन नागरिकों को लाने का प्रयत्न किया जाता है, ताकि उनके ज्ञान और उनके अनुभव का उपयोग हम अपने प्रशासनिक कार्यों में कर सके। इसीलिए तो राज्यसभा को प्रत्यक्ष निर्वाचन में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते हैं, जैसे बड़ी बड़ी हस्तियां होती हैं, है ना, वो लोग राजनीति नहीं जानते इतनी, और वो लोग मैदान में आके, जैसे कि हमारे एमएलए एमपीज़ होते हैं, ये चुनावों के लिए प्रचार करते हैं, उन लोगों से इतना नहीं होता है। तो उनके ज्ञान और अनुभव का फ़ायदा उठाने के लिए हम अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा में सदस्य चुनते हैं। जैसा कि आपको पता भी है कि जैसे कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है। वो 12 सदस्य कौन होते हैं? वो कला, साहित्य, विज्ञान, साहित्य, है ना, इसके क्षेत्र में अग्रणी लोग होते हैं, है ना, जिन्होंने
जिन्होंने देश के लिए कुछ विशिष्ट क्षेत्र में कुछ अच्छा योगदान दिया है। तो इनको राज्यसभा में क्यों चुनते हैं? ताकि इनके ज्ञान और अनुभव का उपयोग हम कर सकें। देखो, राजनीतिज्ञ तो हमें मिल जाते हैं लोकसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, जिनको हम खुद चुनते हैं। मतलब हम जिनको चुनना चाहते हैं, हम जिनसे सरकार बनाना चाहते हैं, उनको तो हमने लोकसभा में भेज दिया। अब राज्यसभा में कौन आएगा? कुछ वरिष्ठ नागरिक आएंगे जिनके अनुभवों का हम लाभ उठा सके प्रशासन में। इसलिए राज्यसभा को वरिष्ठ सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है दोस्तों। स्थायी सदन इसलिए कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, क्योंकि देखो दोस्तों, हमने पढ़ा है कि लोकसभा में तो क्या होता है, लोकसभा में तो हर चुनाव, जैसे ही चुनाव आते हैं 5 साल बाद में, हम अपने अपने क्षेत्र से MPs चुन के भेजते हैं, है ना। अपने अपने क्षेत्र से हमने भेज दिए, है ना। तो हम सांसदों को वोट करते हैं। जैसे हमने, किसी ने भाजपा को वोट किया, किसी ने कांग्रेस को, किसी ने अदर दल को वोट किया, जिसको भी जिस दल से आशाएं होती हैं उस दल को वोट कर दिया जाता है, ठीक है। वो हमने चुन के संसद में भेज दिया, और वो सब मिलके, जो हमारे सांसद जो लोकसभा में जाते हैं, वो सब मिलके अपने जिस भी दल को बहुमत मिलता है, जैसे इस बार भाजपा को बहुमत मिला, तो भाजपा के सभी सांसदों ने मिलके अपने में से एक नेता चुना, और वो नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। तो असली काम तो किसका हो गया? इस लोकसभा का हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री लोकसभा में, और आपको पता है कि हमारे देश का असली कर्ता धर्ता प्रधानमंत्री ही होता है ना। लेकिन ये प्रधानमंत्री की सरकार कितने दिन के लिए रहेगी? 5 साल के लिए। 5 साल बाद पुनः नई सरकार आएगी। हो सकता है अगली बार कांग्रेस की सरकार आ जाए, तो ये प्रधानमंत्री गायब और अगले प्रधानमंत्री आ जाएंगे, है ना। तो क्या होता है, ये तो लोकसभा स्थायी सदन नहीं है, क्योंकि लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, और हर 5 साल बाद पूरी लोकसभा बदल जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो राज्यसभा है, तो ये हमने पढ़ा है कि इसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते हैं। ये हमने पढ़ा है कि 5 साल में इसके चुनाव ऐसे नहीं करते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। तो लोकसभा को ऐसा सदन बनाया गया है जो कभी भंग नहीं होता है। मतलब जो लोकसभा है उसके सदस्य उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मतलब 2 साल के बाद में राज्यसभा के 1/3 सदस्य बदल दिए जाएंगे, फिर उन सदस्यों की जगह नए सदस्य आ जाएंगे। तो 1/3 सदस्य ही बदले हैं ना, पूरे सदस्य तो एकदम से नहीं हटाए गए। तो 1/3 सदस्य नए ले आए, ठीक है। फिर अगले 2 साल बाद में 1/3 सदस्य नए ले आएंगे, है ना। ऐसे क्या होता है कि कभी भी एक साथ सारी राज्यसभा के सदस्य, ऐसे नहीं है कि एक साथ राज्यसभा के सदस्य सारे खत्म कर दिए फिर एक साथ हमने नई राज्यसभा चुनी, जैसे कि लोकसभा होती है, ऐसा नहीं होता है। 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल होता है, मतलब कोई भी सदस्य है उसका कार्यकाल होता है 6 साल। लोकसभा के सदस्यों का तो कितना हुआ दोस्तों? 5 साल हुआ, क्योंकि सरकार 5 साल ही चलती है। लेकिन राज्यसभा का एक सदस्य 6 साल तक राज्यसभा में बैठेगा। 6 साल बाद में उसकी जगह दूसरा सदस्य आएगा। लेकिन स्वयं राज्यसभा का कार्यकाल कभी विघटित नहीं होता। क्या कहा गया है? स्थायी सदन कहा गया है। राज्यसभा राज्यों का सदन है। राज्यसभा दोस्तों संसद में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। कैसे कि हर राज्य को अपने राज्य से कुछ सदस्य दिए जाते हैं, मतलब कुछ सीटें दी जाती हैं लोकसभा में। वो सीटें जनसंख्या के अनुसार दी जाती हैं। जैसे कि जिस क्षेत्र की जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उतनी ज़्यादा सीटें मतलब उस राज्य की राज्यसभा में होंगी। जैसे कि हमारा राजस्थान है, राजस्थान से 10 सांसद जाते हैं हर साल राज्यसभा में, है ना। तो ऐसे ही हर राज्य से अलग अलग सांसद राज्यसभा में जाते हैं। तो ये जो सांसद हैं ये अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व वहाँ जाके करते हैं कि हमारे जो 10 सांसद राज्यसभा में बैठते हैं वो राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगे, इसलिए इसे राज्यों का सदन बोला गया। और अप्रत्यक्ष सदन है, मतलब मैंने बता ही दिया कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं हो गई राज्यसभा के, क्या क्या उपनाम हो गए? इसे एक तो उच्च सदन बोला जाता है, द्वितीय सदन बोला जाता है, वरिष्ठ सदन बोला जाता है, स्थायी सदन बोला जाता है, राज्यों का सदन बोला जाता है और अप्रत्यक्ष सदन बोला जाता है। तो सर ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, निम्न में से वरिष्ठ सदन है राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, है ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, या फिर निम्न में से संसद का द्वितीय सदन है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे ये उपनाम लिखे हैं, नोट करके लिखा गया है। संघीय व्यवस्था के अनुरूप राज्यसभा संसद में संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे कि अमेरिकी संसद कांग्रेस में सीनेट और ब्रिटिश संसद में लॉर्ड सभा वहाँ के उच्च सदन है। देखो हमारी राज्यसभा क्या करती है, हमारे
संघीय व्यवस्था हमारे देश में अपनाई गई है। भारत राज्यों का संघ है ना। राज्यों का संघ मतलब विभिन्न राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाया गया है जिसे हम लोग भारत कहते हैं। ये भारत के संविधान की पहली पंक्ति है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, तो हमारी संघ की इकाइयाँ कौन हो गई? संघ क्या हो गया? पूरा भारत संघ हो गया ना, पूरा भारत, क्योंकि ये विभिन्न मतलब 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। पहले 29 थे जो अब 28 हो गए, तो 28 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। तो क्या है, एक मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ होता है, उसे हम संघ बोल देते हैं। तो भारत की इकाइयाँ, इस संघ की इकाइयाँ क्या हैं? भारतीय संघ की इकाइयाँ कौन सी होती हैं? राज्य होते हैं। तो यही इसमें कहा गया है कि संघीय व्यवस्था के अनुरूप राज्यसभा संसद में संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो संघ की इकाइयाँ कौन हो गई? राज्य है ना। तो राज्यसभा क्या करता है? संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व, मतलब राज्यसभा संसद में जाके प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कि अमेरिकी संसद में जो सीनेट है वो वहाँ का द्वितीय सदन है ना। इस द्वितीय सदन को ही हम उच्च सदन बोलते हैं। मतलब अमेरिकी राज्यसभा का नाम है सीनेट, और जो ब्रिटिश संसद में है राज्यसभा उसका नाम है लोर्ड सभा। और दोस्तों अमेरिकी संसद को कांग्रेस बोला जाता है। ये चीज़ भी आप याद रखना, अमेरिकी संसद को कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, यद्यपि अमेरिकी सीनेट में, तो अमेरिकी संसद को कांग्रेस बोला जाता है, तो अमेरिकी सीनेट का जो उच्च सदन है, अमेरिकी कांग्रेस का जो उच्च सदन है वो सीनेट कहलाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे वहाँ सीनेट है, और जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है वैसे ही ब्रिटेन में क्या है? लोर्ड सभा। यद्यपि अमेरिकी सीनेट में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, अर्थात प्रत्येक इकाई से 2 प्रतिनिधि, लेकिन भारत के संविधान में 4वीं अनुसूची के अनुसार संविधान में सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है। देखो, एक बात तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन संविधान के कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? अनुसूची में रखा गया है। संविधान की दोस्तों 4वीं अनुसूची में कहा गया है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। कौन सी अनुसूची में लिखा गया है? 4वीं अनुसूची में। ठीक है, दूसरी बात ये यहाँ पे कह रहा है कि अमेरिका में जो सीनेट है, मतलब वहाँ का द्वितीय सदन है, मतलब वहाँ की जो राज्यसभा है उसमें वहाँ के इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। मतलब अमेरिका में 50 राज्य हैं, है ना, और हर 50 राज्य को 2-2 वोट का अधिकार है। मतलब हर 50 राज्य अपने 2-2 सदस्य वहाँ की सीनेट में भेजता है, मतलब राज्यसभा में भेजता है। ठीक है, तो इनको समान अधिकार दिया गया है। वहाँ पे 50 राज्य हैं और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य जा रहे हैं, तो सीनेट में कितने सदस्य हो गए? टोटल 100 सदस्य हो गए। ये तो ठीक है, ये बात हो गई अमेरिका की, कि अमेरिका में जनसंख्या वनसंख्या से कोई मतलब नहीं है। 50 राज्य, हर राज्य को 2 सदस्य भेजने का अधिकार है, तो टोटल सीनेट में 100 सदस्य हो गए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या किया गया है? प्रत्येक इकाई को भारत में संविधान की 4th अनुसूची में हमारे राज्यसभा की सीटों का आवंटन किया गया, और वो किस आधार पर किया गया है? जनसंख्या के आधार पर। मतलब जिस राज्य की जितनी बड़ी जनसंख्या होगी उस राज्य की उतनी ही ज़्यादा सीटें होंगी। जैसे कि राजस्थान की सीटें 10 हैं, कहाँ? के लोकसभा भेजता है। ऐसे ही दोस्तों प्रत्येक राज्य की अलग अलग सीटें हैं लोकसभा में, है ना। हर राज्य के सेम नहीं है कि जैसे राजस्थान 10 भेज रहा है तो बाकी जो 28 राज्य हैं वो भी 10-10 ही भेजेंगे। ऐसे करके तो टोटल 1000 सदस्य हो जाते। लेकिन हमारे राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो इसमें क्या है कि कुछ छोटे राज्य हैं उनको कम सदस्य भेजने का अधिकार है, जो राजस्थान से भी बड़े हैं। जैसे यूपी की जनसंख्या राजस्थान से ज़्यादा है ना, तो यूपी को और ज़्यादा सदस्य भेजने की ज़रूरत, मतलब सदस्य भेजे जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे जो राज्यसभा में सदस्य भेजे जाते हैं वो जनसंख्या के आधार पर भेजे जाते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। अब देखो, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या है 250। कितने सदस्य हो सकते हैं दोस्तों? राज्यसभा में 250 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245 हैं। 233 सदस्य तो हमारे यहाँ पे निर्वाचित सदस्य हैं, और बाकी जो 12 हैं वो मनोनीत हैं। और मनोनीत होते हैं जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, किनको? कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में जो अग्रणी होते हैं उनको मनोनीत कर देता है। इम्पोर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो उसका आप आंसर दोगे 250। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आता है कि राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है, तो उसका आप आंसर दोगे 245 वर्तमान में है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि राजस्थान में निर्वाचित हमारी राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 233। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 12 सदस्य तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, तो 245 में से 12 निकाल दोगे, बचेंगे 233।
अब 233 में कहाँ से 229 तो राज्यों से आते हैं, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में सिर्फ 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं दोस्तों, 3 दिल्ली से और 1 पुदुचेरी से। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेशों से कोई राज्यसभा में सीटों का आवंटन नहीं किया गया है, सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी। देखो हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी पढ़ा था कि दिल्ली और पुदुचेरी 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार है, और यहाँ भी 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, जहाँ पे क्या है, जिनको राज्यसभा में सीटें मिली हैं। मतलब राज्यसभा में ये लोग भी दिल्ली से 3 सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाते हैं और पुदुचेरी से 1 सदस्य राज्यसभा में चुनकर जाता है। राज्यसभा में राजस्थान के 10 सीटें हैं, बार बार हमने पढ़ लिया कि 10 सीटें हैं। अब राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है राज्यसभा के सदस्यों की। हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए है? 35 वर्ष, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए सिर्फ 30 वर्ष चाहिए है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली से किया जाता है। अब क्या होता है दोस्तों, जो मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ कि हम सिर्फ लोकसभा के सदस्यों के लिए मतदान करते हैं और हमारे राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान करते हैं। विधानसभा के सदस्यों को तो हम क्या बोलते हैं? एमएलए बोलते हैं। एमएलए के लिए वोट करते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों को हम लोग एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ऐसे हमने बोल दिया। तो हमने क्या चुना दोस्तों? एक तो हमने हमारी विधानसभा चुन ली। विधानसभा क्या होती है? हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होती है। जैसे केंद्र में संसद है, वैसे राज्यों में विधानसभा होती है। तो हमने हमारी विधानसभा चुन ली। अब ये जो विधानसभा में जो एमएलए बैठते हैं, इनका चुनाव हमने किया है। ठीक है, और जो लोकसभा में सदस्य बैठते हैं एमपी, उनका चुनाव भी हम करते हैं। उनका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। हम वोट दे के आते हैं, हमारे सदस्य, हमारे यहाँ से कौन सा एमपी बन रहा है उसके लिए हम वोट दे के आते हैं। अब रही बात राज्यसभा के सदस्यों की, राज्यसभा के सदस्य भी कहलाते तो एमपी ही हैं, लेकिन उनका चुनाव हम लोग नहीं करते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि राज्यसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो फिर वो अप्रत्यक्ष चुनाव करता कौन है दोस्तों? अप्रत्यक्ष चुनाव जो हमने ये विधानसभा में एमएलए चुने हैं ना, ये एमएलए, जैसे राजस्थान से 10 सदस्य जाएंगे, तो ये एमएलए अपने में से ही इन 10 सदस्यों का चुनाव करके राज्यसभा का सदस्य बना देंगे। तो ये जो 10 सीटें वापस खाली हो जाती हैं, इनके लिए वापस निर्वाचन करवा लिया जाता है और विधानसभा के 10 सदस्य पुनः चुन लिए जाते हैं। और मतलब जो हमने विधानसभा में सदस्य चुने हैं, उन सदस्यों में से ये सदस्य आपस में मिलकर 10 सदस्य चुनते हैं, जिनको राज्यसभा में, मतलब हमारे राजस्थान से 10 सीटें हैं, तो हमारी विधानसभा से 10 ही सदस्य चुने जाएंगे, जिनको ये कहाँ भेज देते हैं? राज्यसभा में भेज देते हैं। और ये किस तरह से चुनते हैं? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। जो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, सेम वही पद्धति राज्यसभा के सदस्य चुनने के लिए एमएलए अपनाते हैं। ये बात भी आप याद रखना। वर्ष 2009 से राज्यसभा में खुले मतदान का प्रावधान दोस्तों कर दिया गया है। वर्ष 2003 से यह प्रावधान किया गया है कि यह अनिवार्य नहीं होगा कि राज्यसभा का सदस्य उस राज्य का स्थायी निवासी हो जिस राज्य से वह राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना चाहता है। अर्थात अब एक राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। दोस्तों पहले यह होता था कि जैसे राजस्थान से 10 सदस्य चुन के जा रहे हैं ना, तो ये 10 सदस्य सिर्फ और सिर्फ राजस्थान से ही होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब ये एक नया इम्प्रूवमेंट किया गया है कि ये जो 10 सदस्य जा रहे हैं, इनमें ज़रूरी नहीं है कि सारे राजस्थान के सदस्य ही हों। जैसे कोई यूपी का सदस्य आता है और वो चुनाव लड़ता है अगर राज्यसभा की सीट के लिए, तो वो भी लड़ सकता है, वो भी राजस्थान से जा सकता है। यही बात यहाँ पे कही गई है कि जिस राज्य का वह राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित होना चाहता है, अब किसी राज्य का, मतलब अब किसी एक ही राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य से भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। मतलब है तो यूपी का, लेकिन वो जा रहा है राजस्थान की साइड से राज्यसभा में, ऐसा भी अब कर सकते हैं। पढ़ते हैं राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा यह संसद का स्थायी सदन है जो कभी भी विघटित नहीं होता है, अपितु इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं तथा एक सदस्य का सेवाकाल 6 वर्ष का होता है। तो बार बार मैंने पहले भी बता दिया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा में जो 245 सदस्य बैठे हैं, उन 245 सदस्य के दोस्तों 1/3 सदस्य, कितने सदस्य? 1/3 कितना होगा 245 का? ऐसे करके निकाल लेंगे हम।
3 8 जा 24, 3 1 जा 3, मतलब 81 सदस्य आप 82 सदस्य मान सकते हो कि ये 82 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में 245 सदस्यों में से 82 सदस्य क्या होंगे, प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे दोस्तों। लगभग 82 सदस्य 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त, मतलब इनको हटा दिया जाएगा और इनकी जगह दूसरा किसी का चुनाव कर लिया जाएगा। तो ये होता है कि मतलब जो 245 सदस्य हैं उनको कभी भी एक साथ नहीं हटाया जाता है। 2 वर्ष के बाद में 82 हट गए, फिर अगले 2 वर्ष के बाद में दूसरे 82 हट गए, ऐसे इनका एक चलता रहता है। तो इसलिए कभी भी ये विघटित नहीं हुआ ना। लेकिन एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य है उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, याद रखना। राज्यसभा का प्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था और राज्यसभा के चुनाव का आधार वर्ष 2001 की जनगणना को रखा गया है, जो कि 2026 तक यथावत रहेगी। देखो प्रथम राज्यसभा का गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि हमारी प्रथम राज्यसभा कब बनी थी, 3 अप्रैल 1952 को हमारी प्रथम राज्यसभा बनी थी। और राज्यसभा के चुनावों का आधार वर्ष क्या है, मतलब जो सीटों का आवंटन किया गया है वो कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है, 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है, जो 2026 तक ऐसे ही चलता रहेगा। ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। और आप मुझे ये बताओगे कि राष्ट्रपति के चुनावों का आधार वर्ष क्या है। ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था जब राष्ट्रपति पढ़ाया था। तो आप मुझे यहाँ पे बताओगे कि राष्ट्रपति चुनावों का आधार वर्ष क्या है। वो भी 2026 तक यथावत रहने की बात की गई थी उसकी भी, लेकिन वो 2001 नहीं है, कुछ अलग है। तो देखती हूँ आप कितने ध्यान से वीडियो देख रहे हो। तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना कि राष्ट्रपति के चुनाव का आधार वर्ष क्या है। अब होता है पीठासीन अधिकारी। आर्टिकल 89 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। देखो आर्टिकल 89 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 89 में ये कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति का मतलब होता है कि दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का पद होता है, चाहे उपराष्ट्रपति के पद पे कोई भी व्यक्ति बैठे, वो ही राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति होगा। ये बात यहाँ पे कही गई है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, हमारा जो उपराष्ट्रपति बनता है चाहे वो कोई भी व्यक्ति बने, उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठता है हमेशा वही राज्यसभा का सभापति होगा। अर्थात उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी होगा। चाहे सभापति बोल दो दोस्तों, चाहे अध्यक्ष बोल दो, चाहे पीठासीन अधिकारी बोल दो, एक ही बात है। पीठासीन अधिकारी के रूप में वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अब उसका काम क्या है, वही अध्यक्ष तो बना दिया, वो करेगा क्या, राज्यसभा भी बैठक होंगी उनकी अध्यक्षता करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य न होते हुए भी उसकी अध्यक्षता करता है। बस सदस्य तो नहीं है राज्यसभा का, सदस्य तो अलग होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, इसलिए वह राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी उनकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह बैठक में हो रहे मतदान में भाग नहीं लेगा, लेकिन वह उस समय भाग लेगा लेकिन समान मत होने की स्थिति में वह निर्णायक मत देगा। जैसे कि नॉर्मल कोई भी प्रस्ताव आया है दोस्तों, तो वह कभी भी राज्यसभा के किसी भी प्रस्ताव पे वोट नहीं करेगा, क्योंकि वो अध्यक्ष है दोस्तों। अध्यक्ष कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में मतदान नहीं करता, बल्कि अध्यक्ष दूसरों से मतदान करवाता है। लेकिन क्या कहा गया है, समान मत होने पर 45 सदस्य है ना, तो 245 तो हमेशा उपस्थित नहीं रहते हैं ना। दोस्तों संसद में उपस्थिति बहुत कम रहती है, लोग जागरूक ही नहीं है, हमारे सांसद इतने जागरूक ही नहीं है। तो मान लो किसी भी सदन पे किसी भी बात में प्रस्ताव पे मतदान चल रहा है और उस समय राज्यसभा में मान लो 200 सदस्य उपस्थित हैं और 200 सदस्यों में से 100 सदस्यों ने एक पक्ष पे मतदान कर दिया, मतलब प्रस्ताव पास करना है, 100 ने ये कह दिया और 100 ने ये कह दिया नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, अब मतदान बराबर हो गया। तो इस समय अब उपराष्ट्रपति सामने आएगा और इस समय वह इन दोनों में से एक पक्ष को मत देगा और उससे क्या हो जाएगा, फिर फैसला हो जाएगा। एक तरफ 101 हो जाएंगे तो फैसला हो जाएगा। तो ये कहा गया है कि नॉर्मल सिचुएशन में मतदान नहीं देता है, लेकिन समान मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत यही होता है दोस्तों जिससे कि सिचुएशन ऐसी हो कि निर्णय नहीं हो रहा और उस मत के द्वारा निर्णय हो जाए, उसे कह देंगे निर्णायक मत। अब राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही एक उपसभापति का चुनाव करते हैं। अब देखो राज्यसभा का सभापति तो कौन हो गया,
सभापति तो हो गया राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति, अब उपसभापति भी होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। जैसे भी लोकसभा में भी होता है, एक अध्यक्ष होता है, तो उपसभापति कौन होगा? उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही करेंगे, है ना। ये बात भी यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई आपसे पूछे कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितना होता है, तो आप सबको पता है कि देखो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का आपको पता है, क्योंकि एक सरकार 5 साल ही होती है ना। दूसरा, आपको कोई पूछे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल, प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 साल, ठीक है, इन सब का 5-5 साल होता है। तो इसमें क्या कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल ही होता है। लेकिन जो राज्यसभा का उपसभापति है उसका कार्यकाल कितना होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है दोस्तों कि उपसभापति जो होता है वो कहाँ से चुना जा रहा है? राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही चुन रहे हैं ना उपसभापति। और मैंने क्या कहा था कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। तो कितना होगा राज्यसभा के उपसभापति का कार्यकाल? 6 वर्ष का। 5 वर्ष मत कर देना दोस्तों, उलझाने वाले क्वेश्चन ही आजकल ज़्यादा पूछते हैं। याद रखना, राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल हो गया 5 वर्ष और उपसभापति का कार्यकाल हो गया 6 वर्ष। अब पढ़ते हैं दोस्तों राज्यसभा की कार्य स्थिति। अब राज्यसभा की कार्य स्थिति अगले लेक्चर में पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम अगले लेक्चर में हम राज्यसभा की शक्तियाँ पढ़ लेंगे और राज्यसभा की लोकसभा से कमज़ोर स्थिति किस वजह से है वो भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 28 मिनट का लेक्चर हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना। अगले लेक्चर में मैं आपको अच्छे से वो चीज़ समझा दूँगी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, दोस्तों से शेयर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि उतना ही मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित रहूँगी। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। Thank you very much.